नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश मार्केट मसाला में। मैं हूं विवेक मित्तल। नमस्कार, मैं हूं सुमित और एक वोलेटाइल सेशन या वोलेटाइल हफ्ता बीत कर गया है, क्योंकि इस हफ्ते में बड़ा ही इंटरेस्टिंग कारोबार रहा। एक दिन की तेजी, फिर एक दिन की मंदी, फिर एक दिन की तेजी, फिर एक दिन की मंदी, फिर एक दिन की तेजी, इस तरह का पूरा बाजार रहा। लेकिन बहुत हद तक स्टॉक स्पेसिफिक रहा, नए से सरप्राइजेज आते गए, न्यूज़ फ्लोज धीमे धीमे अब खत्म हो रहे हैं, सिर्फ अर्निंग ही बचा है जिसको बाजार अभी देख रहा है। सो इंटरेस्टिंग वीक था पूरा। हाँ सुमित, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीक लगा मुझे तो। और मतलब खबरें कुछ इतनी नहीं थी। मज़े की बात ये थी कि कुछ ऐसी खबरें थी जिन पर रिएक्ट कुछ बाजार ज़्यादा कर रहा था। और जितनी मेरी एनालिस्टों से बात हुई, किसी ने बोला कि आज मार्केट तेज है, तो मार्केट तेज में उसने मान लीजिए 3 टारगेट दिए। वो तीनों टारगेट पहले 1 घंटे में अचीव हो गए, और फिर उसके बाद मार्केट चौथा, पांचवा, छठा टारगेट अचीव कर रहा है। तो ये इस वीक में अच्छा, इसी तरह से सपोर्ट में भी हुआ कि मार्केट गिर रहा है तो गिरते हुए 3 सपोर्ट तोड़ गया। तीसरे सपोर्ट के बाद उसको भी डर लग रहा है एनालिस्ट को कि ये चौथा भी टूट रहा है, पांचवा भी टूट रहा है। तो इस तरह का मार्केट था, डर लगाने वाला मार्केट मैं बोलूंगा, लेकिन हाँ कमाने वाला भी था। नहीं, तो इस बार जैसे स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट ही बहुत रहा। हाँ। अगर आप देखेंगे तो बहुत खबरें, अगर खबरें कम थी, अर्निंग तो था ही, और एक इंटरेस्टिंग अर्निंग देखने को मिले, मतलब इंटरेस्टिंग पार्ट अर्निंग में देखने को मिला। अर्निंग खराब आ रहा है, शेयर तेजी रिएक्ट कर रहा है। अर्निंग अच्छा आ रहा है, शेयर खराब रिएक्ट कर रहा है। एस्ट्रेडियम में अच्छा नंबर, खराब रिएक्ट कर रहा है। आज हुनासा अर्निंग में इबिटा घाटा, सब कुछ परेशान, लेकिन 16% शेयर ऊपर। सुमित, ये हो रहा है। और मतलब देखो, आप आईटीसी देखो, 9% की वॉल्यूम, मतलब सेल्स ग्रोथ, 2% का, 1% का प्रॉफिट ग्रोथ, और शेयर 3% ऊपर। ऑफ कोर्स मतलब ये कुछ हुआ। जेके टायर एक्सीडेंट, अच्छे थे लेकिन इतने भी अच्छे नहीं थे कि 12-13% उम्मीद से अच्छे थे। हाँ। बस उम्मीद से अच्छे थे, बाकी कुछ नहीं था। और उम्मीद भी ऐसी नहीं थी कि बहुत ज़्यादा दूर, मतलब बहुत अच्छे से बीट कर दिया हो, लेकिन नहीं, वो 12% एक दिन में ऊपर। ये इस वीक की मुझे लगा कि ये ट्रेजेडी है पूरी। एक एनालिस्ट से बात हुई थी, वो बोला ये बढ़िया है। होता क्या, नंबर कमजोर आए, एनालिस्ट कॉल में बोल दो तेजी। जब नंबर खराब आए तो एनालिस्ट कॉल में बोल दो तेजी, नंबर अच्छे आए एनालिस्ट कॉल में बोल दो मंदी। अपने आप ही शेयर उल्टा रिएक्ट कर देगा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिला। वो जेके टायर में हुआ नहीं था, नंबर में इतना नहीं चला, एनालिस्ट कॉल होते ही शेयर में पंख लग गए, 12-13% ऊपर आ गया। बिल्कुल। तो खैर ये अर्निंग खत्म ही हो रहा है धीरे धीरे, तो खत्म ही है, लॉस लास्ट लैग वो चल रहा है। वो खैर इंटरेस्टिंग रहा। दूसरा, इस पूरे हफ्ते में आईपीओ मार्केट दोबारा उसमें जान आनी शुरू हो गई। आप देखिए, 2 आईपीओ इस पूरे हफ्ते में बंद हुए हैं, बेलराइस का आईपीओ और टेक्सटाइल कंपनी का आईपीओ। हालांकि आईपीओ छोटे हैं, लेकिन सब्सक्रिप्शन गिराए सारे ब्रोकर्स पे दे रहे हैं। अगले हफ्ते आपको लीला का आईपीओ और वो 1-2 आईपीओ और खुलेंगे। तो अब यहाँ से आईपीओ मार्केट दोबारा उसमें जान आ गई है, दोबारा रिवाइव होना शुरू हो रहा है। और अच्छी चीज़ क्या है कि आईपीओ मार्केट में जो आईपीओ गए हैं उनमें ग्रे मार्केट प्रीमियम भी लौट रहा है। आमतौर पर ग्रे मार्केट प्रीमियम नहीं आता, लेकिन आना शुरू हो गया। तो ये कह लिए कि हाँ, यहाँ से शायद सिचुएशन थोड़ी और बेटर होनी चाहिए आईपीओ मार्केट की। बिल्कुल। आईपीओ की बात की सुमित, मैं तो कोल इंडिया की वो जो 2 सब्सिडरी कंपनीज के आईपीओ आ रहे हैं उन पर काफ़ी मैंने थोड़ा रिसर्च वगैरह किया। तो उसमें ना एक कंपनी तो कोल माइनिंग में है उनकी, ठीक है, जो भारत कोल करके है। और दूसरी जो उनकी कंपनी का आईपीओ आ रहा है, वो कंपनी उनके यहाँ कंसल्टेंसी का काम करती है। उसका केवल 1.5% ही कंट्रीब्यूशन है कोल इंडिया के प्रॉफिट में, जो कंसल्टेंसी वाली कंपनी है। और जो भारत कोल है, उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो कोल इंडिया में करीब 5% का कंट्रीब्यूट करता है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि कोल इंडिया के पास ओवरऑल 8 मेन सब्सिडरीज हैं, जिनमें से 2 सब्सिडरी थोड़ी छोटी साइज़ की हैं। कोल इंडिया ये वैल्यू अनलॉक करके ट्राई कर रहा है कि अगर इनमें अच्छा रिस्पॉन्स आ जाए, जो असली उनकी सब्सिडरीज हैं, महानदी वगैरह, जो 22-23% का कंट्रीब्यूशन करती है कोल इंडिया के टोटल प्रोडक्शन में, प्रॉफिट में, उनको बाद में लाएंगे। और अगर ये कॉन्सेप्ट शुरू हो गया कि पीएसयू कंपनीज की जो सब्सिडरीज हैं उनके आईपीओज आने शुरू हो गए, वैल्यू अनलॉक होनी शुरू हो गई, तो आप समझ रहे हो कि ये पीएसयू क्षेत्र कितना बड़ा बनने वाला है। एनटीपीसी में ही तो हुआ है, एनटीपीसी ग्रीन, एग्जैक्टली। एनटीपीसी ग्रीन के नंबर आए, रोबस्ट नंबर आए इस बार। और एनटीपीसी ग्रीन अभी यहाँ आने से 5 मिनट पहले मित्तल और मैं खड़े होकर बात कर रहे थे। एनटीपीसी की जो कुल पावर कैपेसिटी है इस देश में, वो 80,000 मेगावाट की है। एक तरफ एनटीपीसी को आप खड़ा कर दीजिए 80,000 मेगावाट में, और दूसरी तरफ पूरा क्षेत्र खड़ा कर दीजिए, टाटा पावर, अदानी पावर, जो आपको पावर की याद आ रही है वो सबको जोड़ दीजिए, वो सब मिला के अकेले एनटीपीसी बराबर आते हैं, उसके आसपास ही आते हैं। लेकिन एनटीपीसी में भी एनटीपीसी की ग्रीन की जो आर्म है
वो अभी सिर्फ 10,000 मेगावाट ही जनरेट कर रही है, जबकि आने वाले समय में वो अपनी कैपेसिटी डबल करने की बात भी कर रही है। तो इस तरह से अपनी वैल्यू अनलॉकिंग करनी शुरू की इन लोगों ने। और इंटरेस्टिंग नंबर इन सब में पता है, एक था एनएलसी इंडिया। एनएलसी इंडिया छोटा सा नाम है, कभी सुनाई नहीं पड़ता, 14,000 मेगावाट की कैपेसिटी उसकी। नहीं, नवेली लिग्नाइट हुआ करता था ये, पर लिग्नाइट में ज्यादा था। हाँ, तो पावर में इनका थोड़ा कम था। अदानी पावर सुना, टाटा पावर सुना, जेएसडब्ल्यू एनर्जी सुना, जीएसपीएल भी सुन लिया, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया कि एनएलसी धीमे से इनसे ज्यादा पावर जनरेट कर रही है। हाँ, ये बिल्कुल देखिए वही चीज होती है सुमित। अब आप ये देखो ना, डिफेंस की कंपनियां, HAL का हो गई क्या तेजी डिफेंस में खत्म? सुमित, मुझे तो लग रहा है कि देखिए तेजी खत्म हुई नहीं हुई, मेरी जितनी भी एनालिस्ट से बात हुई इस वीक में, उनका यही कहना है कि देखो अब यहाँ से अगर आप 5 साल का विजन लेकर चलते हो तो ठीक है, आप जाओ। और अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको 2-4 महीने में आपको पैसा बन जाएगा, तो नहीं, फिर आप फंसोगे। अगर आप 10% 20% नीचे देखने की क्षमता रखते हो तो 50% 100% के लिए खेलो, नहीं रखते हो तो इनमें हाथ मत लगाना। हो सकता है पहले 20% ले जाएं आपसे, फिर 50% दे, और वो भी कभी किसी इवेंट के साथ। अभी तो फिलहाल क्या हो गया ना कि सारी कंपनियों के ऑर्डर की वैल्यूएशन सब हो गई। अब BEL है, BEL 385 पर आ गया, सेंसेक्स में भी आ रहा है, रिजल्ट्स भी आ गए, सब डिस्काउंट हो गया। हालांकि रिपोर्ट्स उस पर आई हैं, सबके अपग्रेड्स आए हैं कि किसी ने 320 का टारगेट दिया था, 400। नहीं, मुझे एक बहुत पहले एक एनालिस्ट ने बोला था कि जो ब्रोकरेज हाउस के रिपोर्ट होते हैं ना, वो बॉलीवुड की पुलिस होती है, वो सब खत्म होने के बाद आखिरी में आती है, तो इसलिए जरा ध्यान रखिएगा उसका। बिल्कुल। एक और जो नाम है इसमें, वो गार्डन रीच, उसको ऑर्डर भी मिला था बड़ा, 25,000 करोड़ का ऑर्डर है, और कंपनी कुल मार्केट कैप ही अभी शायद 18 से 20,000 करोड़ रुपए। वो तो चलो देखो, ऑर्डर बुक से अगर हम मार्केट कैप देखेंगे तो वो तो बहुत, फिर L&T हो गया, BHEL हो गया, बहुत सारी ऐसी कंपनियां फंस जाएंगी। लेकिन हाँ, एक वन शॉट जो ऑर्डर होता है ना, वो थोड़ा सा परेशान करने वाला होता है। कई बार क्या होता है कि अब जो डिफेंस कंपनियों को ऑर्डर मिल रहे हैं ना, वो बड़े इंटरेस्टिंग हो रहे हैं, क्योंकि मैं BEL का पढ़ रहा था, HAL का पढ़ रहा था, इन कंपनीज के जो ऑर्डर के साइज हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और अभी तक तो ये डोमेस्टिकली फोकस थे, अब इनको एक्सपोर्ट ऑर्डर भी मिल रहे हैं, तो ये बड़ा अच्छा हो गया। अब आपने जैसे गार्डन रीच बोला, अभी मैं वैसे एक बता दूं, शिपिंग कंपनियों में ना एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड आने वाला है। शिपिंग जो शिप मेकर हैं उनके लिए है क्या, और शिपिंग कंपनियां जो यूज़ कर रही हैं, शिप यूज़ कर रही हैं, उनके लिए अक्टूबर में एक पॉलिसी आ रही है जिसमें कि इनको कार्बन एमिशंस कम करने हैं, और उसमें ग्रेजुअली कुछ साल दिए जाएंगे इनको, जिसमें इनको कम करने होंगे। अब जो कंपनियां कम नहीं कर पाएंगी कार्बन एमिशन, अब शिप इतना हैवी कॉस्ट वाला होता है, आप उसको अचानक से उठाकर बेच नहीं सकते या चेंज नहीं कर सकते, तो आपको कार्बन खरीदने पड़ेंगे। तो अब उन कंपनीज की हालत खराब होगी। अब जो कंपनियां नए शिप बना रही हैं, उनके लिए नए तरह के वो एडवांस टेक्नोलॉजी के आएंगे, तो उनके पास ऑर्डर भी आएंगे। तो ये मुझे लगता है कि इसमें शिप रिपेयरिंग करने वाली कंपनीज के पास भी काफ़ी कुछ चंक आ जाएगा, क्योंकि जो फ्लीट थोड़े भी पुराने होंगे वो कंपनियां निकालेंगी, उनको बेच देंगी रिपेयरिंग वाली कंपनियों को, क्योंकि ये सेकंड हैंड वाले शिप का भी काम करती हैं। तो शिपिंग सेक्टर में एक बड़ा, मुझे लगता है कि सुमित, लंबी स्टोरी पकड़ी है। कुछ पॉलिसी का भी आया था 2 दिन पहले शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में, एक बढ़िया तेजी कल आई हुई थी 10-12% की। खैर, एक तो रहा शिपिंग। ये बेगानी शादी में रेलवे क्यों दीवाना हो रहा था? डिफेंस को ऑर्डर मिल रहा, समझ में आ रहा, रेलवे क्यों भाग रहा था? वो समझ मुझे भी नहीं आया। देखिए, रेलवे का तो मुझे बिल्कुल, अभी तक हमने लास्ट वीक भी बात की, उसके बाद भी मेरी कुछ एनालिस्टों से बात हुई, लेकिन बात ये किसी को नहीं पता, बस PSU रैली थी, हो गई। अच्छी चीज़ ये रही कि स्टीम जितना उठ रही थी उससे पहले ही कंपनियों के रिजल्ट्स आ गए, और रिजल्ट्स थोड़े से खराब आ गए, RVNL के, एयरकॉन के, तो 2-4 कंपनियों के नंबर खराब आ गए, तो थोड़े शांत हो गए। वरना तो ये शायद मुझे लगता है फिर वही क्रेजीनेस आती, और वो सितंबर वाली जो तेजी थी उस तरह की अगर लौट आती, फिर लोग अब की बार अगर इस लैग में फंसते ना, तो मुझे नहीं लगता कि फिर ये जनरेशन बेच पाती। आपको याद है 2008 में एक समय आया था, जो कोई कंपनी एक छोटा सा भी कुछ सीमेंट का कुछ बना देती थी, वो कहती थी हम इंफ्रा कंपनी है जी, और स्टेटस मिलने की बात, स्टेटस, बस इंफ्रा स्टेटस मिल जाए, होटल में होता था, है ना। और जितने लोगों ने उस समय इंफ्रा शेयरों में पैसे डाले, चाहे वो GMR हो, लैंको हो, GVK हो, NCC हो, HCC हो, आज तक शायद मुझे नहीं लगता वो इन्वेस्टर निकल पाए। आपको पता है कंपनी याद होगी एटलांटा? हाँ, एटलांटा। आपका तो पुराना उनसे लेना देना रहा है, मुझे याद है आज भी। उनके CFO साहब आपको ढूंढते हुए आए थे ऑफिस। खैर, वो बहुत पुरानी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मित्तल साहब अकेले में समझाएंगे आपको।
लेकिन अटलांटा जैसी कंपनी का अगर आप दाम देखेंगे आज, पता नहीं अब ट्रेड होती कि नहीं होती, लेकिन वो एक समय से 90-95% कैपिटल वाइप आउट कर चुका था अपनी, जो मैंने लास्ट देखा था। सो ऐसी इंफ्रा में, मतलब किसी ने अगर मुझसे पूछा है तो आज तक इंफ्रा में ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिसने कभी पैसा बना के दिया। इसीलिए तो आप देखो ना कि एफआईज ने, आपको पता है हैदराबाद की ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां होती थी, हैदराबाद बेस्ड कंपनियों को उतनी वैल्यूएशन ही मार्केट नहीं देता, आज तक नहीं देता। और वो इंफ्रा कंपनी लगा दे तो वो तो उनको बिल्कुल नहीं मिलती। मेटास का जो मेटास वाला केस हो गया, केस इज सत्यम का उल्टा। हाँ, सत्यम ने अपनी सब्सिडरी बनाई थी, उसका नाम था मेटास, वो क्योंकि उल्टा था सत्यम का। बिल्कुल। और वही सबसे पहला इशू आया था, रेड फ्लैग, कि आप एक आईटी कंपनियों के इंफ्रा में क्यों फोरे कर रहे हैं, और वहां से कहानी बिगड़ी थी पूरी। खैर, लेकिन तब से बात सही है कि इंफ्रा कंपनियों का भी वो दाम मिला नहीं। इंफ्रा में इकलौती कंपनी से पैसा बना के दिया है वो है L&T, बस, और कोई नहीं। आप बाकी मोमेंटम, हाँ, HCC 13 रुपये से 40 रुपये हो जाए, NCC 20 रुपये से 60 रुपये हो जाए, वो बात अलग है, लेकिन इकलौती कंपनी ने कंटिन्यूसली पैसा बना के दिया है वो सिर्फ और सिर्फ L&T है। तो इसी पे ही स्टिक करिए, सेफेस्ट है। एक नाम और जो बहुचर्चित है आजकल बाजार में, वो है BSC, सबका प्यारा, सबका दुलारा राजकुमार। आज वो एक्स बोनस भी हो गया, एक शेयर के ऊपर 2 शेयर हो गए, यानी कि जिनके पास 3,000 रुपये की कॉस्ट थी, उनकी कॉस्ट घट के 1,000 रुपये हो गई, उनके पास एक शेयर के 3 शेयर हो गए। आमतौर पे BSC मतलब इतना ज़्यादा फेमस है, इतना ज़्यादा प्रचलित है कि किसी को अगर किसी ने कुछ बोल दिया कि BSC खराब शेयर है, फिर तो मतलब सजाए मौत है। ये कैसे बोल दिया तुमने खराब शेयर है? क्या लग रहा है BSC? देखो सुमित, वही जो डिफेंस वाली स्टोरी है, वही कि देखो निश सेगमेंट में हूँ, आज एक्सचेंज का कोई कंपटीशन नहीं है। जैसे केवल 2 एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, 2 ही कंपनियाँ। NSE पता नहीं लिस्ट कब होगा, हम शायद रिटायर हो चुके होंगे, हम रिटायर हो जाएंगे शायद। देखो आशीष चौहान जी वहाँ पहुँच गए, सो लग रहा है उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है वो। खैर, अगर वो आ भी जाता है तो 2 ही एक्सचेंज हैं इंडिया में मेन। एक समय पर इंडिया में रीजनल एक्सचेंजेस की फ्लड हुआ करता था, और वो कैसे उड़े, और इन दोनों के आने के बाद और आज तक कोई तीसरा एक्सचेंज अपने को एस्टेब्लिश नहीं कर पाया। तो आप सोचो, ये ओलिगोपोली मार्केट एक तरह से हो गया। इसी में सेगमेंट में आप देखो NSDL, CDSL, कोई तोड़ नहीं। अगर आप इन्हीं के म्यूचुअल फंड वाले सेगमेंट में जाओ, जैसे कैम्प्स हो गया और इस तरह की कुछ 2-4 कंपनियां हो गई, उसमें भी कोई तोड़ नहीं। जो रेगुलेटरी, पेपर वर्क, इस तरह के जो काम करती हैं, उन कंपनियों में कुछ है ही नहीं। मतलब वो इकलौती हैं और वो काम करती रहेंगी। और वॉल्यूम ग्रोथ आप देख ही रहे हो, 5 करोड़ डीमेट अकाउंट हुआ करते थे, वो 20 करोड़ पहुंच गए कोविड के बाद, है ना? तो एक बात बताओ, ऐसा क्या है जो बाजार को नहीं पता है? सब कुछ पता है, लेकिन केवल चीज़ क्या होती है, आदमी ये सोचता, शेयर मार्केट में मुझे बड़े अच्छे मेरे जो पुराने सीनियर थे उन्होंने बताया था, कहते हैं बाजार में कोई रेट नहीं होता, कोई रेट नहीं होता। हर बेचने वाला सोच रहा होता मैं समझदार हूँ, इसके ऊपर ये जाएगा नहीं, और खरीदने वाला ये सोच रहा होता है कि मैं समझदार हूँ, ये तो इसके ऊपर ही जाएगा। अगर ये दोनों चले जाएं मार्केट से, तो या एक ही तरह की सोच चले तो फिर वो मार्केट नहीं चल सकता। तो दोनों तरह की सोच को जी लेने दीजिए। जो BSC को आज अच्छा सोच रहे हैं, हो सकता है वो सही हो। जो BSC को आज सोच रहे हैं कि बहुत चल चुका, अब वैल्यूएशन खत्म हो गई, हो सकता है वो सही हो। तो लेट्स सी। एक इंटरेस्टिंग नंबर रख देता हूँ इन दोनों के लिए। BSC जब अभी रिसेंटली प्रोटियन का पैन का काम वो हुआ था, पैन का अकाउंट इनका कैंसिल हुआ था, तो शेयर 30-35% 2 दिन में टैंक हो गया इसी हफ्ते में। तब वो आंकड़ा मैंने ढूंढा, तो BSC इंडिया की सबसे ज़्यादा रिटेल होल्डिंग वाली कंपनी है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। वैसे तो सुजलॉन भी है, आइडिया भी है, लेकिन BSC वो कंपनी है जिसमें प्रमोटर नहीं है। ऐसी कंपनियां जिनमें प्रमोटर नहीं है और रिटेल आधा हिस्सा लेके बैठा है, वो है BSC। मतलब 44% इसमें रिटेल की हिस्सेदारी है और प्रमोटर है नहीं। सेकंड नंबर पे आता है प्रोटियन, वो उसमें करीब 39%, हाँ प्रोटियन में 39% हिस्सेदारी है और प्रमोटर है नहीं। कुछ और नामों में सुनिएगा, इंटरेस्टिंग है। ज्योति स्ट्रक्चर तो NCLT के रूट से आई थी, वो तो चलो ठीक है, वो अलग हो गया। इसके अलावा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, अच्छा, यहाँ पर भी 32% प्रमोटर नहीं है और रिटेल 32% है। सम्मान कैपिटल
ये नाम बदल चुका है, इंडिया बुल्स का। हाँ, वो इंडिया बुल हाउसिंग हुआ करता था। सबको पता है कितना सम्मान है इसका। बिल्कुल। IEX एक और एक्सचेंज 28%, धनलक्ष्मी बैंक 24%। हाँ, इसके प्रमोटर के साथ भी प्रॉब्लम यस होता है। बैंक अब प्रमोटर बदला है, तो शायद प्रमोटर में अभी तक तो नहीं है उनमें प्रमोटर, ठीक। हाँ, RBL बैंक यस, और यस बैंक में SBI प्रमोटर नहीं था, प्रमोटर नहीं था, उन्होंने इन्वेस्टर बन के बैठे थे। और अभी भी जो जिन्होंने स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट किया था, कोटक बैंक, HDFC बैंक, 1-2%, वो सब इन्वेस्टर है। RBL बैंक, हाँ, IDFC फर्स्ट बैंक, ओके, सिटी यूनियन बैंक, हाँ, और आखिरी में कैंप्स, हाँ, ठीक। कैंप्स। तो ये सारे नामों की नाम सुन के आपको क्या लगता है कि क्या परफॉर्मेंस होगी इन सबकी? देखो, ऐसे बड़ी कंपनियां तो उस दिन हमने भी बात की थी कि लाइक इन्फोसिस में आज की डेट में सबसे कम स्टेक रह गया, HDFC, ITC इन सबको है ना, इन सबको छोड़ दो, इनको छोड़ दो। ये देखो, बैंकिंग में ना एक रेगुलेशन है कि भाई प्रमोटर एक सर्टेन परसेंटेज से ज़्यादा स्टेक रख नहीं सकता। तो ज़्यादातर इसमें बैंकिंग कंपनियां बहुत हैं। तो प्राइवेट बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक्स में एक प्रमोटर एग्जिट कर लेता है, वो RBI करा ही देता है कि अब तुम प्रमोटर तो हो नहीं, तो अब देख लो। फिर उसको जब बोर हो जाता है तो उसको लगता है कि अब पैसे निकल रहे हैं, मार्केट बढ़िया है, अपने बेच के निकलो, पैसे बनाओ और हटो, कुछ और धंधा देखेंगे। तो ये जो आपने कंपनियां बताई हैं ना, इसमें जैसे कैंप्स हो गया और जो प्रोटीन वाला जो शेयर हो गया, हाँ, ये कंपनियां थोड़ा सा मुझे सरप्राइज कर रही हैं। क्योंकि देखिए, जहाँ से प्रमोटर निकल गया, अब पेटीएम, विजय शेखर शर्मा जी एज एन प्रमोटर उसमें नहीं है, एज एन प्रमोटर नहीं है, एज एन इन्वेस्टर है, ठीक है। 15-17% लेके बैठे। मैं तो उस कंपनी को सुमित हाथ ही नहीं लगाना चाहता, देखना भी नहीं चाहता जिसमें प्रमोटर ही नहीं है। आप एक चीज सोचो, शॉप विदाउट ऑनर कैसे रन होती है? शॉप विदाउट ओनर कैसे रन होती है? आप जो भी हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अगर कोई दुकानदार, मित्तल साहब को आप सुन के लग रहा हो मित्तल साहब है वो, तो वो ना बिल्कुल ही ठेठ शॉप विदाउट ओनर, शॉप विद ओनर पकड़ के बैठने वालों में। तो इतना पहले धंधे में मुनाफा आ रहा है कि नहीं आ रहा, सबसे पहली नजर रही जाती है उसके बाद आगे की बात होगी। तो वही आ गए। मतलब आप इमेजिन करो ना कि एक दुकान पे जाते हो आप, वहां पे मालिक नहीं होता गद्दी पर, नौकर होता है, आप उससे सामान लेते हो, क्या इंटरेस्ट होता है उसका सामान दिखाने में और आपको सामान बेचने में? कितना इंटरेस्ट होता है? हमें तो लेने में इंटरेस्ट, मुफ्त में मिलेगा उसको। नहीं, मुफ्त में नहीं, वो इतना होशियार तो वो भी है, लेकिन उसका कितना इंटरेस्ट होता है आपको सामान बेचने में? बस वही है। आप सिंपल सोच लो, जब शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हो, मैं तो इसी रूल पे चलता हूँ कि बॉस, अगर कभी लॉन्ग टर्म हमें अपना पोर्टफोलियो बनाना होता है, हम भी लॉन्ग टर्म में देखते हैं, तो लॉन्ग टर्म में मैं तो केवल एक ही चीज़ देखता हूँ कि एक घंटे के लिए जो इतने शॉपकीपर होते हैं, उनको पता होता है, वो दर्द समझ सकते हैं कि एक घंटे के लिए अगर वो अपनी दुकान पर नहीं बैठते तो क्या हाल होता है। फिर वो आके चिड़चिड़ी कर रहे होते पूरे दिन नौकर के साथ, तो वही प्रॉब्लम होती है। नहीं तो ये मित्तल साहब की बात को मैं और इजी वे में समझाया था। एक फंड मैनेजर से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि वो हमेशा पहली प्रेफरेंस उस कंपनी को देते हैं जिसके अंदर एक सक्सेशन प्लान क्लीन हो। जैसे कि टाटा सन्स है, टाटा ग्रुप को सब लोग क्यों ट्रस्ट करते हैं? पता है टाटा में कोई भी आए, वहाँ सक्सेशन प्लान क्लीन है, अगले 10 साल के, अगले 20 साल, 100 साल का सक्सेशन प्लान क्लीन है। जहाँ सक्सेशन प्लान क्लीन होता है, वहाँ पर आपको ये पता है कि 20 साल बाद ए चलाए या बी चलाए, ए इसके नीचे वाला चलाए, ऊपर वाला चलाए, कंपनी ठीक रहेगी। सो इसीलिए किसी कंपनी में जहाँ प्रमोटर नहीं, या जैसे अब L&T है, वहाँ पर तो ऑब्वियसली बात है वो सालों से ही बिना प्रमोटर के चल रही है, तो वहाँ ऑलरेडी वो 50 साल दे चुकी है ऐसे ही, तो उनको या HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, ये ऑलरेडी टू बिग टू फेल है, इनको इंस्टीट्यूट चलाते हैं। सो यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो नई जनरेशन के स्टॉक्स आ रहे हैं जिनमें प्रमोटर नहीं है, जहाँ जोमेटो में नहीं है, स्विगी में नहीं है, पेटीएम में नहीं है, PB फिनटेक में नहीं है, सो इस तरह ही कंपनियों का क्या सिचुएशन बनेगा आगे, ये देखना होगा आने वाले समय में। इसलिए थोड़ा देख संभल कर ये पार्ट को भी पढ़ लीजिएगा। एटलीस्ट आप पूरा आधार मत मानिएगा ऐसे, लेकिन इसको एटलीस्ट कुछ हिस्से में जरूर दिमाग में इसको भी रखिएगा। चलो जी मित्तल साहब, नेक्स्ट वीक के लिए क्या इंपॉर्टेंट? नेक्स्ट वीक के लिए सुमित, एक तो Q4 GDP डेटा आएगा 30 मई को, हाँ नेक्स्ट फ्राइडे आएगा, मतलब तो 30 मई को। तो उसमें उम्मीद ये है कि 6.5% 6.4% हमारी GDP ग्रोथ आ जाएगी। ग्रोथ आने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है कि आउटलुक उसके बाद जो आते हैं और किस तरह के आउटलुक आते हैं ब्रोकिंग हाउसेस के, रिसर्च हाउसेस के, वो बहुत इंपॉर्टेंट करते हैं। क्योंकि FIs क्या करते हैं कि 10 बेसिस पॉइंट 20 बेसिस पॉइंट, हम सोचते हैं, आपने सुना होगा IMF ने GDP अनुमान घटा दिया, फलाने ने, किसी वर्ल्ड बैंक ने घटा दिया, हमारे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक आम आदमी को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो स्टॉक मार्केट का आदमी होता है उसको भी कई बार फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे एक बार बड़े अच्छे पढ़े लिखे आदमी ने बताया
कहता है कि एफआईज का जो मॉडल होता है ना वो जीडीपी के आधार पर होता है। बहुत सारे बेंचमार्किंग होती है कि हम इतनी जीडीपी ग्रोथ वाली कंट्री में ही इन्वेस्ट करेंगे। अब वो बेंचमार्किंग हुई, अगर आपकी 10 बेसिस पॉइंट भी जीडीपी घट गई तो उनकी बेंचमार्किंग वहाँ पर चेंज हो जाएगी, उनका वेटेज कम हो जाएगा। एफआईज अगर आपके देश में 10% इन्वेस्ट करने वाले तो 9% पर आ जाएंगे, तो वो 1% जो फ्लो होगा वो खराब हो जाएगा। तो ये जो जीडीपी ग्रोथ का फ्लो है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है जीडीपी का डेटा टर्न अराउंड करेगा मार्केट को। दूसरा एमएससीआई के चेंजेस हैं 30 मई को, तो उसमें 2 शेयर उसमें चल रहा है बहुत। टाटा टेक में बड़े फ्लो की बात है जो लगातार चल रहा है। इसकी वजह यही है 18 लाख शेयर लेने की बातचीत है। हाँ, तो मार्केट शायद इसी को रीड करके बढ़िया चला रहा है उसमें। काफ़ी सारे शेयर्स हैं, लेकिन इसमें जो मेन एमएससीआई के चेंजेस है उसमें कोरोमंडल इंटरनेशनल, नायका, ये इनका एडिशन हो रहा है, तो यहाँ पर थोड़ी सी नज़र रखनी होगी। कोरोमंडल वैसे नया ही काट रहा है रोज, इसीलिए। हाँ, इसीलिए ठीक है। बाकी फिर सारी चीज़ें होंगी 1 जून की। 1 जून यानी कि मंडे को मतलब संडे को होगा, लेकिन संडे के कुछ डेटा हो सकता है मंडे को आएंगे। तो उसमें ऑटो सेल्स हो गया, ऑटो सेल्स में मिक्स डेटा एक्सपेक्टेड है, ज़्यादा कुछ अभी पॉजिटिव सरप्राइज आ जाए अलग बात है। मॉनसून भी आ जाएगा तब तक तो। मॉनसून के एंटीसिपेशन में मॉनसून, क्योंकि नॉर्मल मॉनसून के एंटीसिपेशन में थोड़ी सी एंटीसिपेटेड वाली बाइंग आ जाती है कई बार। लेकिन किसान का क्या है कि किसान कहता है कि भाई जो बाइंग करनी है मैं पहले पैसे कमा लूँ तभी करूँगा। तो मुझे लगता है ट्रैक्टर हो गया, बाइक्स हो गई, इनकी जो सेल्स हैं अभी थोड़ा सा 2 क्वार्टर, हाँ, 1 क्वार्टर बाद थोड़ा ठीक हो सकती है जुलाई अगस्त के बाद से। बाकी जो दूसरा इम्पॉर्टेंट डेटा जो इंडियन मार्केट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है ओपेक की मीटिंग। ओपेक की मीटिंग 1 जून को है, वो तो 1 जून को ही रहेगी। लेकिन उसमें है क्या कि इस बार जुलाई मंथ के लिए प्रोडक्शन बढ़ाने की बात है। 4.11 लाख बैरल पर डे के हिसाब से प्रोडक्शन बढ़ाने की बात है। मई जून में ही बढ़ाया था उन्होंने, लेकिन अभी ये बातें हो रही थी कि हो सकता है ओपेक शांत हो जाए। लेकिन अगर ये शांत नहीं होगा, प्रोडक्शन या मतलब सप्लाई बढ़ाएगा वो, तो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड नीचे, और क्रूड नीचे तो हमारे लिए कितना पॉजिटिव है वो हम सब जानते हैं। तो ये कुछ एक डेटा पॉइंट्स हैं जो कि नेक्स्ट वीक में मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट रहे। एक एक्सपायरी तो रहेगी ही, हाँ, एक्सपायरी वो पढ़ रहेंगे। दूसरा अर्निंग का कुछ एक पुछल्ले अर्निंग जो रह गए आखिरी के कुछ वो आएंगे। और लास्टली एक ये बस बीच में उठी थी कि शायद मूडीज इंडिया की रेटिंग चेंज कर सकता है, ये बस उठी थी। अब वो अगर जीडीपी के नंबर में कुछ बदलाव होगा तभी होगा, तो अभी तो ऐसी उम्मीद है नहीं। प्लस एक हाँ, वो पीयूष गोयल साहब यूएस में घूम रहे हैं, सो वहाँ से वो कोई मीटिंग में उनके आउटकम आ गया, इंडिया यूएस टैरिफ या इंडिया यूके टैरिफ, इसको लेके कोई भी अनाउंसमेंट आ गई, तो ये पार्ट एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट रहेगा जिसके ऊपर आपको अदरवाइज नज़र रखनी होगी। बाकी तो ऐसा कुछ नहीं, सब तो कवर ही हो गया ना। आईपीओ, हाँ, होटल लीला का आईपीओ खुलेगा। होटल लीला फिर से नए रंग रोगन के साथ दोबारा तैयार होके आया है। हाँ, मैंने देखो, मैं आईपीओ तो आपके ही सेगमेंट में आप कवर करते हो। मैं तो होटल लीला वालों क्या, तो ये कंपनी का अब जो है टर्न अराउंड किया है इसका इन्होंने, ब्रूकफील्ड वालों ने पैसा वैसा डाल के इस कंपनी को लॉस से प्रॉफिट में और इनके डेट उतार के और चीज़ों को ठीक करके दोबारा लाए हैं। सो वो एक आईपीओ खुल रहा है। 2 और कंपनियों की लिस्टिंग भी है, जो आज बेल राइज और वो बंद हुए हैं, इनकी लिस्टिंग भी अगले हफ्ते आएगी। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी स्टॉक स्पेसिफिक, इन पर तो आप ध्यान रखना ही। कोई और स्टॉक जिसमें नज़र अगले हफ्ते के लिए? नहीं सुमित, बाकी तो मुझे तो ऐसा कुछ, मतलब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज आप देख लेना, क्योंकि ओपेक की बैठक होगी। पेंट कंपनियां देख लेना। ग्रासिम वाले जो रिजल्ट आए थे, देखो ग्रासिम पे हम बात भी कर रहे थे ना कि मार्जिन श्रिंक आए। पेंट अब वो सस्ता कितने समय तक बेचेगा कोई आदमी? एशियन पेंट को नहीं है। हाँ, वो इतने सालों से बैठा है ना, वो बेवकूफ नहीं है। हाँ, समझो इस बात को। हाँ, तुम कितने ग्रासिम आए, कितने ग्रासिम गए, 1-2% ले लो, आखिरी में तो हमारे पास ही आना है। बिल्कुल, तो वही शांति बैठा हुआ है, वो भी शांति से बैठा हुआ है। और देखो ग्रासिम के मार्जिन घटे तो अब ग्रासिम भी बढ़ा। आज वो ग्रासिम, अब लोग सोच रहे हैं रिजल्ट खराब आ गए, ग्रासिम क्यों बढ़ा? भाई ग्रासिम इसलिए बढ़ा ना कि अब उसको पेंट के दाम बढ़ाने ही पड़ेंगे। मार्केट शेयर जितना लेना था ले लिया, अब दाम बढ़ाओ, मार्जिन्स बढ़ाओ। भैया प्रेशर है, शेयर होल्डर ऐसे नहीं हर बार गाइडेंस से नहीं संभालोगे आप शेयर को। तो एशियन पेंट भी इसीलिए पॉजिटिव हो गया। एशियन पेंट पॉजिटिव इसीलिए हुआ, सुबह से ही पॉजिटिव हुआ कि दाम आप बढ़ाओगे तो मैं भी बढ़ाऊंगा, मुझे भी मार्जिन में फायदा मिलेगा। और ये एक और चीज है, इस पूरे हफ्ते में आपने देखा होगा हॉस्पिटल भागे हैं। हाँ, वो कोविड राइज जो हो रहा है ना केसेस, तो उसकी वजह से आपने देखा होगा एस्टर भाग रहा है, कोवाई भाग रहा है, और ये जितने रीजनल हॉस्पिटल्स हैं ये सब धीरे धीरे पिकअप कर रहे हैं। सो वो भी एक पार्ट है जिसको आप लोग भूलिएगा मत। अगर कोविड के केसेस में कुछ भी फेरबदल होता है, केसेस, आंध्र प्रदेश ने मास्क कंपलसरी कर दिया है शायद। सो धीरे धीरे अगर सिचुएशन कुछ और खुदा ना खास्ता बिगड़े तो आप इस पे भी ध्यान रखना है। सेक्टर के ऊपर भी फार्मा और ये सब दोबारा वापस लाइमलाइट में आ सकता है।
लेकिन अभी के लिए हाँ ठीक है, एज ऑफ नाउ थोड़ा बहुत मूव यहाँ पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा है। बाकी और तो एज सच कोई सेक्टर बचा नहीं जिसके ऊपर बात करनी बच्चे, सब तो हो गए। होटल की री रेटिंग होगी क्या होटल लीला से? होटल की री रेटिंग देखिए, मैंने वैल्यूएशन तो नहीं देखी है, लेकिन हाँ वैल्यूएशन बहुत महंगा है, महंगे हैं। कितने पी मल्टीपल पर आ रहा है? तो 3 डिजिट में आ रहा है। 3 डिजिट में कैच क्या है ना कि वो अभी पी पार्ट को नहीं कंसीडर कर रहे हैं, वो टर्न अराउंड पार्ट को कंसीडर कर रहे हैं। अच्छा, कि अभी हम लॉस से प्रॉफिट में आए इसलिए पी को तो हमें देखो ही मत। लेकिन ये निश भी है ना, क्योंकि हाईएस्ट लग्जरी मार्केट का होटल है ये। इंडिया में लग्जरी के नाम पर सिर्फ ताज है इंडियन होटल, और कोई है ही नहीं। तो इसका नेक टू नेक पीयर कोई खड़ा ही नहीं है सामने। तो इसलिए वो लोग कह रहे हैं कि अभी हम निश हैं तो हमारा प्रीमियम अलग मिलना चाहिए हमें। वही अभी आस्था से बात हुई थी, वो तो सब्सक्राइब करेंगे, लेकिन कह रही सब्सक्राइब विद 10 से 12% प्रीमियम के साथ लिस्ट होगा। बहुत उम्मीदें मत रखना कि आज ये लिस्ट होगा और डबल हो जाएगा, ऐसा कुछ ऐसा होना नहीं। तो इन्वेस्टमेंट बैंकर आजकल बहुत स्मार्ट होते हैं, वो सारी वैल्यूएशन पहले ही कंपनी को लाकर दे देते हैं। कोई ही कंपनी होती है रेयर कंपनी। ये भी थी ना ये टेक्सटाइल वाली, जो एक पहली टेक्सटाइल की कंपनी अभी एक गई है ये परसों, अंशुल जैन से बात हो रही थी। वो भी बोले कि वो टेक्सटाइल पे वैसे बहुत बुलिश है। तो उन्होंने बोला भी कि ये कंपनी 200 करोड़ रुपए का आईपीओ लेके आई है। वो क्या ही मेन बोर्ड पे 200 करोड़ क्या ही होता है आज की डेट। सही बात है। तो पब्लिक ने लूट लुटा लिया, 40 गुना सब्सक्राइब हो गया। अब वो लिस्ट ही ऐसा होगा कि बचेगा ही नहीं कुछ आपके सामने। सो ऐसी सिचुएशन जब आईपीओ छोटा मिल जाता है तब टूट पड़ते हैं लोग। आईपीओ बड़ा आया है तो कहाँ ही कोई सुन रहा है। तो वो पहला आईपीओ था, उसको घबराहट थी कि मैं सब्सक्राइब होऊंगा कि नहीं होगा, वो 200 करोड़ लाया और लुट गया उतने में। दूसरा वाला थोड़ा बड़ा है, 700-800 करोड़ है, वो भी हो गया सब्सक्राइब 10 गुना करीब। धीरे धीरे करके नंबर पिकअप करता जाएगा, जब वापस तेजी आएगी फिर देखेंगे क्या करना। सही बात है। बाकी बैटरी कंपनीज भी एक बार देख सकते हैं, क्योंकि बैटरी कंपनीज में जो हांगकांग में एक ईवी बैटरी की सबसे बड़ी कंपनी लिस्ट हुई है, उसमें बड़ा अच्छा रिटर्न भी तो कुछ हुआ है ना, ये वारी आज बहुत बुरा टूटा था। नहीं, वो तो यूएस में कुछ जो टैक्स का जो लॉ चेंज हो रहा है उसकी वजह से है कि वहाँ पर रिन्यूएबल्स में डोमेस्टिक कंपनीज पर ज़्यादा फोकस करेंगे, वो बाहर की कंपनियों को ऑर्डर वगैरह नहीं देंगे। तो वारी के बारे में ये आ रहा था कि वारी को अभी जो फ़िलहाल ऑर्डर मिले हुए हैं वो तो उससे कोई नहीं छीनेगा। तो उसकी अभी आगे की जो ग्रोथ है वो तो ठीक है, अभी तो कुछ सालों तक की तो फिक्स है। लेकिन उसके बियॉन्ड जो एनालिस्ट तो बहुत सालों के फ्री कैश फ्लोज डिस्काउंट करके बैठ जाते हैं, उसके आगे की ग्रोथ पर सवाल उठेंगे। जब तक तो हो सकता है पॉलिसी चेंज हो जाए दोबारा, दूसरी दृष्टि से देखा जाए। डोनाल्ड ट्रंप को तो आप जानते ही हो, डोनाल्ड ट्रंप रातों रात बदलने वाले इंसान है। वो क्या बदल दें, किसके लिए बदल दें, कुछ पता नहीं है। तो वारी, बट हाँ ये तो होता है कि अगर किसी पूरे सेक्टर के लिए एक बड़ी पॉलिसी शिफ्ट होती है तो जाहिर सी बात है आपको फोकस तो रखना चाहिए उस पूरे सेक्टर पर। चले, तो ये सारे सेक्टर, खबरें, ट्रिगर, उम्मीद है सभी हमने कवर कर ही लिया होगा। बाकी आप लोगों से फिर हम मुलाकात करेंगे अगले संडे को, और कुछ और खबरें, कुछ और ट्रिगर के साथ, कुछ और नए थॉट प्रोसेस के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। नमस्कार।